प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम मनीषा जी। हरिओम सर। चलिए, हरिओम जी, रश्मि जी, कंचन जी। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन सिलेबस की यूनिट से है, जो बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। ठीक है, उसको आपको नोट भी करना है, साथ साथ में उसके नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये नहीं ध्यान तो रख। पहले कॉपी रख दो। कॉपी कॉपी। चलिए, अपना अपना जो माइक है उसको आपको बंद करना है। अपना माइक बंद कर लीजिए। तो आज के जो क्लास है वो पंचकोश पे जो अवधारणा है उसको लेकर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि पंचकोश की अवधारणा क्या है। क्योंकि जब भी आप योग की बात करते हैं तो पंचकोश को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंचकोश की अवधारणा पे बात करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से समझना है, और समझने के बाद उसको नोट्स करना है। ठीक है। तो सबसे पहले कि हमारे उपनिषद होते हैं। ठीक है, उपनिषद के अंदर तैतरेय उपनिषद है, जिसके अंदर पंचकोश की अवधारणा की बात की गई है। तैतरेय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा की बात है, और ये यजुर्वेदी शाखा है, जो यजुर्वेद का हिस्सा है, तैतरेय उपनिषद, और उसके अंदर में आपको इसके बारे में उल्लेख मिलेगा। ठीक है, वहां से पंचकोश की अवधारणा, पंचकोश क्या होता है, पंचकोश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सब पर हम नोट्स बनाएंगे, और उसको ध्यान से सुनना भी है, समझना है। भारतीय दर्शन की जब बात आती है, जब भी योग दर्शन की बात आती है, तो पंचकोश को जाने बिना योग को नहीं जाना जा सकता। तो पंचकोश को जानना, पंचकोश को समझना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतनी बात को आप समझिएगा, उसके बाद आप नोट्स बनाना आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नोट्स में क्या लिखना है, तो योग की अवधारणा है पंचकोश। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि उपनिषदों में पंचकोशों द्वारा आत्मा के 5 मुख्य आवरणों का उल्लेख किया गया है। मतलब उपनिषदों में पंचकोशों द्वारा आत्मा के मुख्य आवरणों का उल्लेख किया है। तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली सर में पंचकोश का। जी, सर आत्मा के बाद क्या बोला था आपने? वापस रिपीट करता हूँ। देखिए, ध्यान से लिखिएगा उसको, क्योंकि इसका कोई पीपीटी नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ। उपनिषदों में पंच कोशों द्वारा आत्मा के 5 मुख्य आवरणों का उल्लेख किया है। जैसे मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ, जैसे प्याज होता है ना, प्याज, तो प्याज के ऊपर क्या आवरण होते हैं। ठीक है, एक आवरण हटा दो तो अंदर आवरण, फिर हटा दो तो एक और आवरण होता है। इस तरह से उसको समझ सकते हैं। वो समझने के लिए उसको नोट नहीं करना है। उपनिषदों में पंचकोश द्वारा आत्मा के 5 मुख्य आवरणों का उल्लेख किया है। तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का विवरण मिलता है। सर फिर से बोल दीजिए ना। तैतृय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश का विवरण मिलता है। इसका उल्लेख गुरु वरुण और पुत्र भृगु के बीच संवाद में मिलता है। सब पुत्र का क्या नाम बताया? भृगु, भृगु। भृगु। हाँ, इसका उल्लेख गुरु वरुण और पुत्र भृगु के बीच संवाद से मिलता है।
संस्कृत शब्द पंच से व्युत्पन्न जिसका अर्थ है 5 और कोश जिसका अर्थ है आवरण। तो पंचकोश मतलब 5 आवरण। आप ऐसा लिख सकते हैं सिंपल सा कि पंचकोश इज इक्वल टू पंच अर्थात 5 और कोश का अर्थ है आवरण। महत्वपूर्ण बातें ऊपर आ गई हैं जिससे अंदर से क्वेश्चन बनते हैं कि पंचकोश की अवधारणा कौन से उपनिषद में मिलती है, ठीक है, उसके कौन से अध्याय में मिलती है, उसके बारे में, और किसके बीच संवाद में मिलती है। ये 3 प्रश्न ऊपर बन गए हैं एक लाइन में, ठीक है। सर ग्रंथ का नाम एक बार फिर से बता दीजिए। तैतरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में। तैत्रीय। तैतरीय उपनिषद, तैतरीय 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 उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में। उम्मीद है इतना सबका नोट हो गया। आगे चलें। जो बाहरी शरीर हमको समझने के हिसाब से भी लिख सकते हैं। हाँ जी, कोई का माइक ऑन रह गया है, ध्यान दीजिए। जो शरीर हमको दिखाई देता है वो केवल एक शरीर हमको दिखाई देता है, लेकिन इस शरीर के अंदर 4 और शरीर विद्यमान हैं। जो शरीर हमको सामने दिखाई दे रहा है उसके अतिरिक्त 4 और शरीर विद्यमान हैं, और इन सभी को मिलाकर पंचकोश कहा गया है। अब पंचकोश के नाम, पंचकोश के नाम हैं, 5 नाम लिखने हैं आपको, ध्यान से लिखिएगा। पहले नंबर पे है अन्नमय कोश, अन्न, अन्नमय कोश। दूसरे स्थान पे है प्राणमय कोश, पहले स्थान पे था अन्नमय कोश, दूसरे स्थान पे है प्राणमय कोश, तीसरे स्थान पर है मनोमय कोश, चौथे स्थान पर है विज्ञानमय कोश, और 5वें स्थान पर है आनंदमय कोश। फिर से रिपीट करता हूं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरह से 5 कोश, इनके नाम आपको याद होना चाहिए। इसके द्वारा मतलब इनके जरिए, ये जो कोश हैं इनके जरिए हमको चेतन, अवचेतन और अचेतन मन की अनुभूति होती है। मन के अंदर जो चलता है, अनकॉन्शियस माइंड में चलता है, कॉन्शियस माइंड में चलता है, उन सब की अनुभूति हमको इन सर क्या कोशों के माध्यम से। लिख लीजिए कि इनके जरिए चेतन, अवचेतन, अचेतन मन की अनुभूति होती है।
चेतन, अवचेतन, अवचेतन व अचेतन मन की अनुभूति होती है। अब हम बात करें चूंकि ध्यान की, तो ध्यान की परंपरा में पंचकोश ध्यान भी शामिल है। ध्यान की परंपरा में पंचकोश ध्यान भी शामिल है। तो हम क्या बात करें, हमने जो 5 कोश पढ़े, तो एक एक कोश पर ध्यान केंद्रित करने से 5 प्रकार की ध्यान विधियां सामने आती है। पहले हमने बात कर ली 5 कोशों की, अब उन 5 कोशों पर ध्यान की बात कर रहे हैं। तो एक एक कोश पर ध्यान केंद्रित करने से 5 प्रकार के ध्यान की विधि सामने आती है। कैसे? जैसे मान लो अन्नमय कोश है तो उस पर ध्यान लगाएंगे तो एक विधि हो गई, प्राणमय कोश पे ध्यान लगाएंगे दूसरी विधि हो गई, मनोमय कोश पे ध्यान लगाएंगे तीसरी विधि हो गई, विज्ञानमय कोश पे ध्यान लगाएंगे चौथी विधि हो गई, और आनंदमय कोश पे ध्यान लगाएंगे वो 5वीं विधि हो गई। इस तरह से एक एक कोश पर जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो 5 प्रकार की ध्यान विधियां सामने आती है, और प्रत्येक कोश पर ध्यान केंद्रित कर अलग अलग लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। तो व्यक्ति का कल्याण कब होगा? जब उसके पांचों आवरण एकीकृत हो जाएं और संतुलित हो जाएं। जिसे कहा जाता है ना कर्म, बात की जाती है संस्कार की। तो हमारे कर्म और संस्कार, मतलब जितनी तरह की यादें होती है, जितने भी तरह के अनुभव होते हैं, वो इन कोशों में संग्रहित होते हैं। हमारे कर्म और संस्कार कोश में संग्रहित होते हैं। जितनी भी यादें हो गई, हमने जितने कर्म किए उनकी यादें हो गई, और जितने भी हमारे अनुभव हैं वो सब कहाँ जाते हैं? कोश में जाते हैं। और मुक्ति की जब बात आती है तो क्या होता है? मुक्ति और मोक्ष का क्या अर्थ हुआ? तो आत्मा को कोशों की सीमाओं से मुक्त करना। मोक्ष का अर्थ क्या हुआ? आत्मा को कोशों की सीमाओं से मुक्त करना। चलिए, तो बात अभी तक हमने जो पढ़ा समझा उसको एक बार सभी लोगों ने नोट कर लिया है। ठीक है, नोट करने के बाद अब हम इसका विस्तार करेंगे। अभी तक हमने क्या करा है? इसको समझा है, इसको पढ़ा है, अभी हमने इसकी भूमिका को पढ़ा है, लेकिन अभी हम इसके अंदर एक एक कोश को विस्तार से पढ़ेंगे, उसके अंदर की ध्यान विधियों को भी पढ़ना है। ठीक है, रेडी हैं? एक ही दिन में पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से नोट डाउन करना है। यही नोट्स हैं आपके, यही आपको काम आएंगे। जो जुड़ेगा वो पाएगा, बाद में कोई पीडीएफ नहीं पाएगा, पीडीएफ नहीं डाली जाएगी क्योंकि पीडीएफ इसका है ही नहीं, इसका डायरेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इसलिए। और उसके बाद में संभावना की रिकॉर्डिंग आपको जब प्राप्त हो
जो छुट्टी बनाएंगे वो छूट जाएंगे, तो आप ही लोग उनके आपस में मदद कर देना, बाकी उनको मदद नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, कोश को समझ लीजिए। जैसे एक प्याज है, ठीक है, प्याज मतलब शरीर, उसका एक आवरण निकाला अन्नमय कोश, एक आवरण निकाला प्राणमय कोश, इस तरह से समझ सकते हैं। 5 कोश 5 आवरण, ठीक है। अब उस आवरण में अब क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों जरूरी है, समझिए। क्या होता है कि जो हमारा, हमको क्या लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है हम विरले ही, जो हमारे साथ हो रहा है, अरे मुझे इतना कष्ट क्यों आता है, मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मानसिक विचार। अब वो मानसिक विचार कहाँ पे चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं, चेतन मन में, अवचेतन मन में और अचेतन मन में। और जब इन विचारों से आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे तो आप योगी बन गए। तो उसके पहले आपको समझना तो पड़ेगा ना, ध्यान लगाने के पहले तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर इन कोशों में क्या है। ये जो पंच कोश है, आखिर शरीर इन पंच कोशों से मिलकर बना है, तो इन पंच कोश के अंदर आखिर क्या क्या होता है और कौन से कोश में दिक्कत आने से क्या होगा। जैसे कोई मानसिक रूप से परेशान है तो उसके कौन से कोश में दिक्कत है, किसी को आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसके कौन से कोश में दिक्कत है, कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, परेशान है, तो उसके कौन से कोश में दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कोई डिप्रेशन में है तो उसके कौन से कोश में दिक्कत आ रही है। इन सबको समझने के लिए आपको कोशों को आगे समझना पड़ेगा। अब एक एक कोश पे ध्यान भी लग रहा है। जैसे मान लो अन्नमय कोश है तो उस पर ध्यान कैसे लगेगा, तो ध्यान की विधि भी है, साथ में लिखाऊंगा। ठीक है, तीसरी यूनिट है लगभग आपकी, शायद तीसरी यूनिट पूरी कोशों पे आधारित है और उसको अपन पूरा कर रहे हैं। जरूरी नहीं वो एक ही दिन में हो जाए, पर आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी इतना जो लिखाया वो समझ में आ गया, सरल है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे अपन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अन्नमय कोश। जैसे अन्नमय कोश, इसमें शारीरिक विकास, फिटनेस, लचीलापन, ताकत, स्वास्थ्य, जीवन को ध्यान में रखकर शरीर व आदतों को बनाना शामिल है। अभी इसको पहले लिख लो फिर आप समझ लेना। जैसे लचीलापन होता है शरीर का, फिटनेस होती है, ताकत होती है, शारीरिक विकास होता है, तो इन सभी को ध्यान में रखकर शरीर की आदतों को बनाना। जैसे आप जो शारीरिक विकास के लिए कि अपने शरीर को इसमें पोषण मिलेगा, ये आहार खाना चाहिए, इस ऋतु के अनुसार आहार खाना चाहिए, और वो सारी बातें किसमें आ रही है, अन्नमय कोश में। शरीर की आदतें मतलब इसमें इस कोष में क्या बात आ रही है, योगासन की बात आ रही है, भोजन की बात आ रही है और निद्रा की बात आ रही है। फिटनेस की बात आ रही है मतलब योगासन की बात आ रही है। लचीलापन, ताकत, सब योगासन। शारीरिक विकास मतलब भोजन, और स्वस्थ जीवन, निद्रा, मतलब इन तीनों के लिए बात आ रही है। अभी मैंने समझाया था, नोट कर लेना। इसमें शारीरिक विकास, फिटनेस, लचीलापन, ताकत और स्वस्थ जीवन को ध्यान में रखकर शरीर व आदतों को बनाना शामिल है। क्या आप में से किसी ने सुना सप्त धातु के बारे में? क्या आप में से कोई अपना माइक ऑन करके बता सकता है कि सप्त धातु कौन सी होती हैं? पीतल, तांबा, लोहा, ये भी अरे है। नहीं नहीं नहीं, तो सप्त धातु शरीर के हिसाब से बात हो रही। अच्छा अच्छा, मुझे लगा धातु। नहीं नहीं, सप्त धातु में जो हमारा शरीर है वो सप्त धातुओं से मिलके बना है। नोट कर लो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा,
तथा शुक्र। पुनः नोट कर लीजिए, सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, ये सभी अन्नमय कोश में आते हैं। सर मांस के बाद क्या है? नींद? मेद, मेद, मेद। मेद के बाद अस्थि, मज्जा तथा शुक्र, किसमें आते हैं सर? सप्त धातु में। शब्द धातु। ये सभी अन्नमय कोश में आते हैं। ये सप्त धातुएं हैं, उनके नाम मैंने नोट करा दिए हैं। यह कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। सर ये बेस है। हाँ जी, सर 6 में रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र 6 ही हुए ना? 1 2 3 4 5 6 7 हुए ना। रस, रक्त, मांस, मांस, हाँ, मांस लिख लिया। मेद, हाँ, फिर मेद, मेद, अस्थि, अस्थि, मज्जा मज्जा। तथा शुक्र। तो सर 6 हुए ना? ये तो 1 2 3 4 5 6 ही हुए ना? नहीं 7 देखो, हुए रस, सर। सात है सर, रस सात। एक, 7 है। रस एक नंबर पे रस। सर कौन सा छूट रहा है मेरा? कोई छूट देखो रहा ना, है मेरा? देखो आप खुद ही मैच करो ना। हाँ, पहले नंबर पे रस, हाँ, दूसरे पे रक्त, रक्त। तीसरे पे मांस। सर पहले पे रक्त, दूसरे पे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पहले पे रस है, रस। गन्ने का रस होता है कि नहीं जैसे। रस, ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है। ये शरीर रसों से मिलके बना है, तो अंदर रस की बात हो रही। रस, अंदर, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा ठीक शुक्र, है। सभी अन्नमय कोश में आते हैं। और यह कोश अन्य सभी कोशों का आधार है। ये बेस है। अब मान लो कि अन्नमय कोश में परेशानी ना आए, शरीर अस्वस्थ ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस कोश को स्वस्थ बनाने के लिए योगासन, भोजन तथा निद्रा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मान लो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो आपके अन्नमय कोश में परेशानी आने लग जाएगी। भोजन बराबर मात्रा में नहीं मिल रहा तो अन्नमय कोश में परेशानी आने लगेगी। और योगासन नहीं कर रहे हैं तो अन्नमय कोश अस्वस्थ हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं आगे? मैं नहीं बोल रहा हूं। तैत्तिरीय उपनिषद में बोला गया, क्या हुआ आगे, क्या गया? योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से शरीर में लचीलापन तथा आंतरिक अंगों में सुदृढ़ता आती है। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा है, मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर तो बोलेंगे सही। तो ये उपनिषदों में भी लिखा है कि योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से शरीर में लचीलापन तथा आंतरिक अंगों में सुदृढ़ता आती है। साथ ही रक्त संचार ठीक होने से स्नायु तंत्र ठीक बना रहता है। साथ ही रक्त संचार ठीक होने से स्नायु तंत्र ठीक बना रहता है। अब अपन जब बात करते हैं ऋषि मुनियों की, तो उनकी कई बातों को भी बहुत मानते हैं। तो उसी तरह से ऋषि चरक के अनुसार भोजन करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। ऋषि चरक के अनुसार भोजन करते समय 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है।
कौन कौन सी 3 बातें? ऋतु भूक, ऋतु भूक, ऋतु भूक, हित भूक और मित भूक। सर ऋतु दूसरे नंबर पे ऋतु भूक, भूक मतलब भ भालू वाला, उसमें छोटे उ की मात्रा, और क कबूतर वाला। तो ऋतु भूक, हित भूक, हित भूक, और तीसरे नंबर पे मित भूक। अब ये सबका क्या मतलब हुआ? ऋतु भूक, हित भूक और मित भूक। अब ये कौन ने बोला है? चरक के अनुसार। अब देखो, इसको समझने की कोशिश करो। इसके नाम को पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। सर पहला क्या क्या वाला समझ ऋतु में आया? मतलब ऋतु हाँ यानी मौसम अनुसार। मौसम के अनुसार हाँ, भोजन। चलो तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, समझ जाते हैं। तो ऋतु भोग, हम जो भी भोजन चुने उसे मौसम के अनुसार होना चाहिए। जिस मौसम में जो फल सब्जी उत्पन्न होता है उस मौसम के अनुसार ही उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह रोग का कारण बनता है। तो इसको लिख लो, हम जो भी भोजन चुने उसे मौसम के अनुसार होना चाहिए। जिस मौसम में जो फल सब्जी उत्पन्न होता है उसे मौसम के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वो रोग का कारण बनता है। अब हित भोग का क्या मतलब? जो शरीर के लिए हितकारी हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो नोट कर लो कि शरीर के लिए जो हितकारी है उसका सेवन करना चाहिए। और चरक जी ने तीसरा बोला है मित भोग, उसका अर्थ क्या हुआ? मित भोग अर्थात भूख से कम भोजन ग्रहण करना। अच्छा। मित भोग का मतलब हुआ भूख से भी कम भोजन ग्रहण करना। मान लो आपको भूख 4 रोटी की है तो आप 3 रोटी खाएंगे। यदि आपकी भूख 10 रोटी की है तो आप 8 या 9 रोटी खाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? भूख से कम भोजन ग्रहण करना। तो ऐसा 3 उन्होंने बताया है। ये ध्यान के लिए भी जरूरी है, तनाव वालों के लिए भी जरूरी है, योग वालों के लिए भी जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है। क्या सर मौसम के दूसरा वाला थोड़ा पीछे रह गया था हमें। कोई बात नहीं। हित भूख, शरीर के लिए जो हितकारी है उसका सेवन करना चाहिए। शरीर के लिए हितकारी है। क्या होता है कि जैसे पिज्जा खा लेते हैं लोग, बर्गर खा लेते हैं, शरीर के हितकारी नहीं है, अहितकारी है वो। तो उसका भोजन जब सेवन करेंगे तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, अन्नमय कोश में परेशानी उत्पन्न करेगा। उसके बाद आता निद्रा। अब निद्रा में क्या होता है? गहरी नींद की बात आती है, और एक आम धारणा है, उस धारणा को अपन इस लाइन में तोड़ देंगे, आम धारणा टूट जाएगी। तो निद्रा के आगे करिए डेस और लिखिए गहरी नींद तथा बिना सपने के सोना ही श्रेष्ठ है। गहरी नींद, वो भी कौन सी वाली? बिना सपने के। अवचेतन मन जागृत रहेगा तो क्या होगा? अनकॉन्शियस माइंड जागृत रहेगा तो क्या होगा? सपने आएंगे। तो वहां पर माइंड पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है, इसलिए क्या बोला गया है? गहरी नींद तथा बिना सपने के सोना ही श्रेष्ठ है। कम से कम 6 घंटे और अधिक से अधिक 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। 10-12 घंटे नहीं सोना, कम से कम 6 घंटे तो होना ही होना, 6 से कम भी नहीं सोना।
चलो अपना काम का टॉपिक, अन्नमय कोश की ध्यान विधि। इसकी भी ध्यान विधि होती है, ठीक है। इसकी ध्यान विधि को भी नोट कर लो। जैसे हमने हमारे अंगों को देखा, लगभग 5 मिनट तक अपने शरीर को बाहरी रूप से देखें, फिर एक एक अंग को शांत होने का निर्देश दें। प्रत्येक अंग को देखें, लगभग 5 मिनट तक अपने शरीर के बाहरी रूप से देखें और एक एक अंग को शांत होने का निर्देश दें, अर्थात एक एक अंग को रिलैक्स कर दें। गहरी लंबी श्वास के साथ मन को भीतर ले जाएं। अब मन भीतर चला गया तो भीतर जाके भीतर के अंगों को देखें। सर अंग को शांत क्या होने का निर्देश दें। देखो सर क्या क्या उसके कर रहे पहले हैं। हाँ हाँ समझ लो। देखो अन्नमय कोश पे ध्यान विधि कैसे होगी। अन्नमय कोश मतलब इसमें आपने समझ लिया, फिटनेस, लचीलापन, योगासन की बात हो रही है। तो अंगों की बात हो रही है, अंगों को देखेंगे। लगभग 5 मिनट तो अपन बाहरी शरीर को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बाहरी शरीर के एक एक अंग को शांत भी तो करना पड़ेगा। तो पैरों को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हाथों को शांत करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक एक अंग को रिलैक्स करेंगे तो एक एक अंग को शांत होने का निर्देश देंगे। फिर गहरी लंबी श्वास के साथ मन को भीतर ले जाएं, ठीक है। अब भीतर ले जाके क्या करेंगे, भीतर के अंगों को देखें। जैसे आपको पाचन तंत्र, लीवर, किडनी, हृदय, रक्त संचार, स्नायु तंत्र, इनको देखने का प्रयास करना है। दस से 15 मिनट तक ऐसा ध्यान करने से हम अपने अन्नमय कोश को अच्छी तरह से परिचित हो जाते हैं। सर शरीर के अंदर के अंगों को देखे उसके बाद एक बार फिर से बता दी। शरीर के अंदर के अंगों को देखें, एक मिनट है, मुझे रिकॉल कर लूं। शरीर के अंदर के अंगों को देखें। जैसे आपको क्या देखना है, अंदर पाचन तंत्र को देखना है, लीवर को देखना है, किडनी को देखना है, हृदय को देखना है, रक्त संचार को देखना है, स्नायु तंत्र को देखना है। मतलब सीधी सीधी बात है कि एक बार अपन ने बाहरी अंगों को देखा, 5 मिनट ऐसा देखने के बाद आंतरिक अंगों को देखने लग गए। ऐसा कायम करते हैं अपन, आपको किसी को ध्यान है? शवासन में। अरे नहीं, योग निद्रा में करते हैं अपन, आप लोगों ने ओ करी, मैंने सॉरी, क्लास में कई योग बार निद्रा, कराई है। वो मैं योग निद्रा ही हाँ बोलना चाह रही थी। जी जी जी। चलो चलो, अच्छी बात है, आपको जानकारी है। तो अपन लोग कई बार, अपन जब योग निद्रा करी जिसने भी अपनी क्लास में, उसमें आप देखते हैं कि अपन पहले बाहरी शरीर को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर आंतरिक शरीर को भी शांत और रिलैक्स करते हैं, उसको देखने का प्रयास भी करते हैं। और 10 से 15 मिनट तक में ऐसा ध्यान करने से अन्नमय कोश से हम अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। चलिए, तो ये अन्नमय कोश कंप्लीट हुआ। अब बात आती है प्राणमय कोश की। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो छूट रहा है, लिख नहीं पा रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। देखो समझने के लिए तो आपको जोर तो डालना पड़ेगा माइंड पे, क्योंकि ये सब थोड़ा सा भारतीय दर्शन की बातें हैं। भारतीय दर्शन की बातें एकदम उपनिषदों में से ली हुई बातें हैं। तो एकदम बहुत तेज गति से समझ में नहीं आएगी, पर हाँ आपको ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल समझ में नहीं आए। एक बार आप इसको सुनोगे तो समझ में आएगा, फिर आप उसको याद करने जाओगे तो याद भी हो जाएगा, और थोड़ा सा आप उस पर गौर करोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। सर तो अपन एक ध्यान विधि जी। सर शुरू में आपने क्या 5 मिनट बाहरी शरीर को देखे लिखवाया था क्या? हाँ बिल्कुल, ये लिखवाया था। जी 5 मिनट शरीर को देखें, भारी शरीर को शांत करें, फिर लंबी गहरी श्वास लें, फिर मन को देखें और मन को किधर ले जाएं, शरीर के आंतरिक भागों में ले जाएं।
गहरी श्वास लें और मन को आंतरिक भागों में ले जाएं। अब ये प्राणमय कोश क्या है? ये प्राणमय कोश क्या करता है? सर श्वासों पर ध्यान देना, श्वास पर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग समझने लग गए हो अब। तो प्राणमय कोश क्या होता है? ये प्राण ही है जो हम शरीर को जीवित रखता हुआ है। मतलब जो प्राणी है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए, कौन से शरीर को? हमारे शरीर को। जो हम श्वास लेते हैं उसी के माध्यम से प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है। ठीक है, तो जैसे एक सामान्य बात करें, मानसिक और भावनात्मक विकास से संबंधित है। कभी कभी आप बोलते हो ना, मुझे शारीरिक कष्ट हो रहा है, वो अन्नमय बताना सर, कोश में। बताना। नहीं, अभी समझा रहा हूँ। हाँ सर। जैसे आपने बोला मुझे शारीरिक कष्ट हो रहा है तो वो अन्नमय कोश में आ गया, लेकिन आपने बोला मुझे मानसिक कष्ट हो रहा है तो वो प्राणमय कोश में आ गया। तो मानसिक व भावनात्मक विकास से संबंधित है। अब नोट कर लो, प्राणमय कोश मानसिक व भावनात्मक विकास से संबंधित है। मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट से संबंधित है, मानसिक और भावनात्मक विकास से संबंधित है। मान लो आपके अंदर नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं, तो प्राणमय कोश उनको संभालने का काम करता है। तो नकारात्मक भावनाओं को संभालना संस्कृति साहित्य के प्रति जो आपका जो झुकाव होता है वो प्राणमय कोश के कारण होता है। तो नकारात्मक भावनाओं को संभालने का काम करता है, संस्कृति और साहित्य के प्रति आपको झुकाव लेके आता है, मानसिक और भावनात्मक विकास से संबंधित है। अब प्राणमय कोश प्राण ही है जो शरीर को जीवित रखे हुए है। हम बोलते हैं ना उसके प्राण चले गए, प्राण चले गए मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो प्राण अपने अंदर है तो ही तो हम जीवित हैं। जो श्वास हम लेते हैं उसी के माध्यम से प्राण शक्ति हमारे शरीर के भीतर कार्य करती है। अब ये प्राण कितने प्रकार के होते हैं? प्राण भी 10 प्रकार के होते हैं। प्राण कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। चलिए, तो प्राण बताएं, प्राण 10 प्रकार के हैं, तो उसमें आ गया उदान, प्राण, समान, अपान, व्यान, नाग, देवदत्त, कूर्म, क्रकल और धनंजय। वापस से रिपीट कर लो। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, ध्यान से नोट करना, क्योंकि मुझे फिर 10 नाम सोच के बोलना पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे करो आप उदान। फिर प्राण, समान, अपान, व्यान, नाग, देवदत्त, देवदत्त, व्यान, नाग, देवदत्त, कूर्म, प्रकल और धनंजय। वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लेना किसी का छूट गया हो तो। पहले नंबर पे उदान, दूसरे पे प्राण, तीसरे पे समान, चौथे पे अपान, पांचवे व्यान, छठे पे नाग, सातवें पे देवदत्त,
8वें पे कुर्म, 9वें पे क्रकल और 10वें पे धनंजय। सर इनको इसी क्रम में लिखा जाता है या आगे पीछे भी लिख सकते हाँ हैं? जी, इसी क्रम में लिखा जाता है। गुरु जी 5वां व्यायाम में व्यायाम ज्ञान, आधा व, ज्ञान है, या में आ की मात्रा और न, व्यायाम न ज्ञान। है ना, हाँ, व्यान न है, है, ज्ञान। व्यान, ठीक हो गया। इसमें से 5 प्राण अधिक महत्वपूर्ण है। उदान का स्थान विशुद्धि चक्र है। उदान, उदान का स्थान क्या है? विशुद्धि चक्र है। प्राण का स्थान, प्राण कहाँ पे रहते हैं? हृदय में, अर्थात अनाहत चक्र में। प्राण का स्थान क्या है? हृदय चक्रों के हिसाब से अनाहत चक्र। समान का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है। हृदय और नाभि के बीच में समान। अपान का स्थान नाभि अर्थात मणिपुर चक्र है। तथा व्यान का स्थान संपूर्ण सर शरीर है। प्राण का एक बार फिर से बता दीजिए। प्राण का स्थान हृदय अर्थात अनाहत चक्र है। वो मेरा फोटो देखा क्या आप लोगों ने, जिसमें चक्र बताए हुए हैं? हाँ तो सर। उसमें हृदय पे अनाहत चक्र होता है। अपन जब चक्र पढ़ेंगे तो आपको एक बार और समझ में आएगा। तो वहां पर प्राण का स्थान होता है। अभी तक आपसे कोई पूछता था प्राण कहाँ रहते, तो आप बता नहीं सकते, लेकिन आज पढ़ने का बता सकते हो कि प्राण मेरे हृदय में रहते हैं, अनाहत चक्र में रहते हैं। अब देखो, इन वायु एक तरह की जो वायुओं की बात है ना, ये अपान व्यान, तो ये प्राण है। अब मान लो कि इसमें कोई असंतुलन होने से रोग होते हैं, जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो अपान वायु के कारण होती है। जितनी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है वो अपान के कारण होती है। तो इसलिए अपन जब क्या करते हैं, पवन मुक्तासन करते हैं, तो क्या बोलते हैं कि इससे अपान वायु में लाभ मिलेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में लाभ मिलेगा। अपान का स्थान नाभि मणिपुर चक्र है तथा व्यान का स्थान संपूर्ण शरीर है। अब देखो कितनी अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा है। आप बोलोगे कि सर आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा। मैंने इसके पहले क्या बताया था, इसके पहले उसमें पोस्ट में कि प्रतिदिन कितने मिनट? 30 मिनट प्रतिदिन 30 मिनट, प्रतिदिन 30 मिनट क्या करना चाहिए? योगासन। योगासन। हाँ, योगासन, वेरी गुड। तो प्रतिदिन 30 मिनट योगासन करना चाहिए। किसमें पढ़ा था अपन ने? अन्नमय कोश में। अब ये प्राणमय कोश मतलब प्राणायाम, प्राणमय कोश मतलब प्राणायाम। तो प्राणायाम मतलब प्राणमय कोश को संतुलित तथा स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिदिन 15 से 30 मिनट तक प्राणायाम करना चाहिए। इसलिए मैं क्लास में कितनी देर प्राणायाम कराता हूँ? 15 मिनट। सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं 15 मिनट, 30 मिनट योगासन। ऐसे करके 1 घंटे की क्लास बन जाती है। ऐसे नहीं, मर्जी से नहीं चलता है कि सर की मर्जी हो गई तो सर ने प्राणायाम बिठा दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो पहले हम क्या करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर आसन करते हैं, आखिरी में क्या करते हैं? प्राणायाम करते हैं। तो अन्नमय कोश को ठीक कौन करेगा? योगासन। प्राणमय कोश को कौन ठीक करेगा? प्राणायाम। आ रहा है? धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि अपन कहाँ जा रहे हैं? वो गहरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं जो छूटा हुआ है। चलिए, प्राणमय कोश की ध्यान विधि। प्राणमय कोश की ध्यान विधि। तो सुखासन में बैठकर एक एक कर कर 5 प्राणों के स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से प्रत्येक प्राण उस चक्र का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है। मतलब अपन जो कुंडली जागरण करते हैं, जब अपन क्या करते हैं,
अलग अलग चक्रों पर ध्यान देते हैं। तो इसमें क्या करें, सुखासन में बैठकर एक एक करके 5 प्राणों के स्थान, अब 5 प्राणों का स्थान क्या है, चक्र वाले स्थान है। अभी अपन ने पढ़ा ना ऊपर, सुखासन में बैठकर एक एक करके 5 प्राणों के स्थान पर ध्यान केंद्रित करने से प्रत्येक प्राण तथा उस चक्र का ज्ञान आरंभ हो जाता है। अब प्रत्येक प्राण के स्थान पर कितनी देर के लिए ध्यान करना है, तो 3 से 5 मिनट तक का ध्यान करना है। ये सब लिख लो अपनी भाषा में कि सुखासन में बैठकर एक एक कर 5 प्राणों पर ध्यान केंद्रित करना है, और प्रत्येक प्राण पर उस चक्र पर ध्यान होगा तो उसका ज्ञान भी प्राप्त होगा। प्रत्येक प्राण के स्थान पर 3 से 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। अगला है मनोमय कोश। मनोमय कोश, इसको मनोनय कोश भी बोलते हैं, मनोमय कोश भी बोलते हैं, और मनमय कोश भी बोलते हैं। मनोनय कोश मानसिक व भावनात्मक विकास से संबंधित है। चलिए रिलैक्स हो जाएं, कोई बात नहीं, इसलिए रिलैक्स करा दिया है कि इतना मानसिक बहुत है। एवं अभी रुक जाओ, कल पढ़ लेंगे इसको, है ना। इतना बहुत है, बहुत ज्यादा लिखा दिया है, बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने। तो आगे के जो कोश है उसको कल पढ़ लेंगे, है ना। मेरे हिसाब से 1 पन्ना तो नोट हो गया होगा, 2 पन्ने नोट हो गए। हाँ, किसी के 3, किसी के 2, तो अच्छी बात है। आप लोगों ने देखो इतनी स्पीड में लिख लिया तो वो हो भी गया, और कल अपना पूरा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ना सिर्फ लिखना है बल्कि इसको समझने की कोशिश भी करना है, क्योंकि जब आप ध्यान और स्ट्रेस मैनेजमेंट में बैठते हैं, तो मान लो कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने बोला कि आप काउंसलर बन गए, उसने बोला कि मेरे को ना मानसिक रूप से मैं बहुत परेशान हूँ। तो मानसिक रूप से परेशानी का कारण क्या है, उसकी जड़ को खोजना पड़ेगा। तो उसके पंच कोशों में से किस कोष में दिक्कत है। जैसे एक गाड़ी लेके गए, ठीक है, और मैकेनिक के पास, और मैकेनिक ने बोला कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने बताया कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, तो वो उसी सेक्टर को खोल के सही करता है ना, कि पूरी गाड़ी खोल देता है। वो ऐसा तो नहीं करता कि आप गए और गाड़ी छोड़ के आया तो उसने पूरी गाड़ी खोल दी, वो पूरी गाड़ी खोल के फिर पूरी गाड़ी को ठीक कर रहा है, ऐसा नहीं करेगा। तो आप बोलोगे ना कि हाँ इसके अंदर ब्रेक नहीं लग रहा है, तो वो पर्टिकुलर ब्रेक वाले हिस्से पे काम करेगा। आप बोलोगे कि इसके अंदर इंजन ऑयल बाहर निकल रहा है, तो उस हिस्से पे काम करेगा। आप उसको बोलोगे ना कि इसमें गियर नहीं लग रहे हैं सही से, तो गियर वाले हिस्से पे काम करेगा। आप बोलोगे ना टायर में हवा कम होगी, तो टायर में हवा भरेगा, पूरी गाड़ी में नहीं भरेगा। तो क्या होता है कि जिस व्यक्ति आपके पास आया, तो पहले उसका देखा जाता है कि इसके कौन से कोष में परेशानी है, कि ये व्यक्ति प्राणायाम से ठीक हो सकता है क्या, तो प्राणमय कोष में दिक्कत है क्या, कोई बहुत इमोशनली परेशान है क्या। जैसे कोई व्यक्ति बोले मैं मानसिक रूप से बहुत टूट गया हूं, तो मानसिक रूप से टूटे व्यक्ति के लिए कौन सा कोष आ गया, मनोनय कोश। मनोनय कोष नहीं, प्राणायाम, प्राण प्राणमय कोष आ गया। प्राण इमोशनल टूटा हुआ है, मानसिक रूप से टूटा हुआ है, तो प्राणमय कोष आ गया। तो उसको क्या करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, प्राणायाम उसको से प्राणायाम से ठीक करेंगे। तो ऐसे आपको, प्राणायाम से। अब कोई ने बोला कि जैसे कोई ने पूछ लिया आपसे कि क्यों भैया ये आप जो योग क्लास में प्राणायाम कराते हो तो 15 मिनट का ही क्यों कराते हो? तो हर बात के पीछे एक तर्क होता है ना, हर बात के पीछे एक आधार होता है, एक बेस होता है। तो बेस में आपने क्या बोला कि ये तैतरीय उपनिषद में जो कोशों की अवधारणा है उसके अनुसार अन्नमय कोश को कितने समय देना है, 30 मिनट योगासन को, प्राणमय कोश को 15 मिनट। ठीक है, फिर कोई कुंडली जागरण की बात करता आपसे, कुंडली जागरण की बात करेगा तो आप क्या बोलोगे उसको कि कुंडली जागरण, हाँ कुंडली जागरण तो बहुत अच्छी चीज है, कुंडली जागरण होना चाहिए।
तो कुंडली जागरण और प्राण का क्या मेल है? तो आप बता सकते हो कि हृदय में प्राण होते हैं, तो वहां चक्र होता है, हम उसका ध्यान कर रहे हैं। कोई ने बोला कितनी देर ध्यान कर रहे हो शुरुआत में, तो आप बता सकते हो ना कि इतनी देर हम ध्यान कर, पर्टिकुलर इतनी देर का हम ध्यान कर, एक एक जगह पे कितना ध्यान। अब जैसे आपसे क्वेश्चन आ गया सप्त धातु में तीसरे नंबर की धातु कौन सी है, ठीक है। आपको आ गया कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं, 5, 7, 8, 9, 10। तो सरल क्वेश्चन हो गया, तो आप लगा दोगे 10 पे टिक लगा दोगे। पर आपसे क्वेश्चन आ गया कि प्रमुख प्राण कितने प्रकार के होते हैं, उसमें ऑप्शन दे दिया 10, 4, 3, 10, 5 ऐसा, तो 5 प्रकार के। तो ऐसे क्वेश्चन इधर से बन रहे हैं, है ना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद कौन से वेद के अंतर्गत आता है और कौन से अध्याय में वर्णन है, कौन से गुरु और पुत्र की बात हो रही है, उनके नाम क्या हैं। तो ऐसे वहां से क्वेश्चन बन गए। और ये केवल इसी के क्वेश्चन नहीं कि आपने पढ़ाई कर ली और इसके क्वेश्चन, ये जीवन पर्यंत काम आने वाली बातें हैं। पंचकोश, जब भी आप योग की बात करेंगे तो योग की बात करोगे या भारतीय दर्शन की बात करोगे, तो फिलोसॉफी जो होती है उस पर बात करोगे, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, पंचकोश की बात। कोई व्यक्ति इमोशनल कमजोर है तो उसको कोश के माध्यम से आप समझा सकते हो। आपकी यादें कहाँ संग्रहित होती है, आपके संस्कार कहाँ संग्रहित होते हैं, वो कोशों में होते हैं। और कोशों से मुक्त होना, फिर क्या बात आ जाएगी, मोक्ष की बात आ जाएगी, ठीक है। तो इन कोशों से वो प्राण है तो जीवन है, वो सब बातें अपन ने पढ़ी। एक बार रिपीट करिएगा, उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, फिर कल के बचे हुए कोर्स पे हम काम करेंगे। और उसके साथ में उसकी ध्यान विधि भी बताई हुई है, उसको भी ध्यान से देखना, उसका अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी को हरिओम। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर। जी, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम।